Hello students, today our topic is Python Pandas data frame, and in this lecture we are going to discuss a very important topic related to Python Pandas data frame, and this is known as pivoting. So first of all, let us discuss its definition and then different function by which we can implement pivoting we can discuss in detail. So pivoting means summarizing the data in a way to make understanding of descriptive data easier. तो डेफिनेशन ये है कि आपके पास एक डेटा है और डेटा का डिस्क्रिप्शन आपको समझना है आसान तरीके से, ठीक है। तो पिवटिंग डेटा को समराइज़ करता है इस तरीके से कि आप डिस्क्रिप्टिव डेटा को बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डेटा को समराइज़ करता है ये। तो pivoting technique arrange, or we can say that rearrange the data from rows and columns by possibly aggregating data from multiple sources in a report form. Report form means with rows transferred to columns so that data can be viewed in different perspective. अब ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और यही इसका कॉन्सेप्ट भी है। देखिए, मैं डेफिनेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेक्निक है जिसमें डेटा को रीअरेंज किया जाता है, और जब हम डेटा को रीअरेंज करेंगे तो डेटा का रीअरेंज ऐसा होगा कि रो कॉलम में और कॉलम्स रोज़ में कन्वर्ट की जा सकती हैं। फर्स्ट थिंग ये आप समझ लीजिए, दोनों को इंटरचेंज किया जा सकता है। और सेकंड थिंग, डेटा को एग्रीगेट किया जा सकता है, और वो भी मल्टीपल सोर्सेज से कोई डेटा लिया गया उसको एग्रीगेट किया जा सकता है, ठीक है। तो थर्ड डेफिनेशन ये है इसमें कि इसमें जो रिज़ल्ट आएगा वो एक रिपोर्ट की फॉर्म में आएगा, जिस रिपोर्ट को आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसका यूज़ भी कर सकते हैं। इसको पिवोटिंग बोला जाता है। तो पिवोटिंग बेसिकली इज अ टेक्निक विच रीअरेंज द डेटा in which rows and columns are interchanged, and it aggregate data from multiple sources also and generate a result in the form of a report. तो रिपोर्ट की फॉर्म में रिजल्ट जनरेट करती है, डेटा को एग्रीगेट करती है जो मल्टीपल सोर्सेज से लिया गया है। रोज एंड कॉलम्स को भी हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं और डेटा को रीअरेंज किया जाता है, शफल किया जा सकता है। तो ये पिवोटिंग के थ्रू पॉसिबल है। क्वेश्चन यहाँ पर ये कि कैसे। तो there are two functions, pivot function and pivot underscore table functions. Two functions are there to implement this concept, pivot function and pivot underscore table functions. इन दोनों फंक्शंस की हेल्प से डेटा को रीअरेंज या रीमैनेज किया जा सकता है। क्लियर? चलिए देखते हैं। तो पहले थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पोर्शन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो पिवोट फंक्शन के बारे में है, with pivot function if there are multiple entries for a column value for the same value for index row it leads to error. तो पिवोट फंक्शन में अभी क्या होगा, मल्टीपल एंट्रीज हैं, ठीक है। मल्टीपल एंट्रीज फॉर ए कॉलम वैल्यू, किसी भी कॉलम वैल्यू के लिए मल्टीपल एंट्रीज हैं फॉर द सेम वैल्यू फॉर इंडेक्स रो इट लीड्स टू एरर। तो वहाँ पर फिर एरर आती है, एरर शो होती है। तो इससे पहले कि आप पिवोट फंक्शन को यूज़ करें, ये मेक श्योर कर लें कि यू शुड इंश्योर दैट द डेटा डज नॉट हैव रोज विद डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो डुप्लीकेट वैल्यूज़, रोज़ की डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो एरर आएगी। फॉर द स्पेसिफाइड कॉलम, पर्टिकुलर किसी कॉलम के लिए रो की डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। क्लियर? And the pivot table is also a pivoting function which like pivot also produces a pivoted table, but it is different for the pivot function in the following ways. देखिए, इसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन को यूज़ किया जाता है। तो ये प्रॉब्लम पिवोट अंडरस्कोर टेबल में नहीं आती, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अलाउ करता है पिवोट अंडरस्कोर टेबल। इट डज़ नॉट रेज एन एरर फॉर मल्टीपल एंट्रीज ऑफ ए रो। तो किसी रो की मल्टीपल एंट्रीज को अलाउ करता है ये, बल्कि कोई एरर नहीं आती जब कभी भी हम कॉलम्स को कंबाइन करते हैं।
And second point, it aggregate the multiple entities present for a row column combination. You need to specify what type of aggregation you want. तो जब आप एग्रीगेट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये बताना होता है पिवोट अंडरस्कोर टेबल में कि आप उसको किस तरीके से एग्रीगेट करना चाहते हैं। आप उसका सम निकालना चाहते हैं, आप मीन निकालना चाहते हैं, आप क्या निकालना चाहते हैं, वो आपको वहाँ बताना पड़ेगा। तो ये इसकी थ्योरी है। समराइज फॉर्म में अगर मैं इसको बताऊं तो ये समझिए पिवोटिंग का कॉन्सेप्ट आपका पिवोट फंक्शन और पिवोट अंडरस्कोर टेबल के फंक्शन के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि पिवोट फंक्शन मल्टीपल डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं लेता, ठीक है आपका। सो डेटा स्ट्रक्चर्स हैव रोज विद डुप्लीकेट वैल्यूज़, तो उसमें कोई ऐसी रोज नहीं होंगी जिसमें वैल्यूज़ डुप्लीकेट हो रही हो पर्टिकुलर किसी कॉलम के लिए, जबकि पिवोट अंडरस्कोर टेबल में ऐसा नहीं होता। लेकिन साथ साथ पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन में एग्रीगेट फंक्शन भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अभी एक एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आएगा इसका क्लियर कॉन्सेप्ट। ये देखिए, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम एक डेटा फ्रेम बनाते हैं और डेटा फ्रेम बनाने के बाद फिर हम देखेंगे समझेंगे पिवोट फंक्शन और पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन कैसे काम करते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है। सो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पांडास को इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। तो हम क्या लिखेंगे, इंपोर्टिंग पांडास एज पीडी, पांडा को इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये तो कमेंट था, यहाँ लिखा गया है फर्स्ट लाइन इंपोर्टिंग पांडास एज पीडी। देखिए, जब कभी भी आप प्रोग्राम लिखें तो एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है कि आप कमेंट लिखें बीच में, जहाँ कहीं भी आपको कुछ समझाना है बताना है तो वहाँ कमेंट लिखें। और एटलीस्ट किसी भी प्रोग्राम में 3 to 4 कमेंट्स होने ही चाहिए आपके 12th लेवल पर जो आप आईपी पढ़ रहे हैं तो वहाँ। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कमेंट लिखने के अपने अलग से मार्क्स होते हैं जिसे हम डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। तो उसका मकसद या ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको थर्ड पर्सन को ये बताना होता है कि आपने पर्टिकुलर कोड किस वजह से यूज़ किया है या कोई लाइन किस वजह से यूज़ की है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव होता है कमेंट यूज़ करने का। तो कमेंट आपको यूज़ करना है। जैसे हमने यहाँ पर कमेंट लिया क्रिएटिंग ए डेटा फ्रेम, तो अब इससे ये समझ में आ रहा है कि हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट करने की कोशिश की है। अदरवाइज़ यहाँ से तो बहुत कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, आपको कंप्लीट कोड पढ़ना पड़ेगा तब आप समझ में आएगा। अच्छा, डेटा फ्रेम एक फंक्शन है, उसको यूज़ किया है, एक इसके अंदर डिक्शनरी को यूज़ किया है एज ए डेटा या रॉ मटेरियल, जिसको फाइनली हमने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया है। तो वहाँ क्लियर तो हो जाएगा, लेकिन कमेंट पढ़ने से डायरेक्ट समझ में आ जाता है। अपनी ऑन लैंग्वेज में आप अपनी बात को लिख सकते हैं, कह सकते हैं, तो समझने में आसानी होती है। कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है आपका, अगर आपने कमेंट लिख रखे हैं तो कमेंट लिखिए, कोशिश कीजिए, ठीक है। तो पहले हमने एक डेटा फ्रेम बनाया। तो डेटा फ्रेम में हमने क्या किया, हमने डेटा फ्रेम का नेम लिया df और हमने स्टेटमेंट लिखा pd डॉट डेटा फ्रेम। क्यों लिखा ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि pd रिप्रेजेंट कर रहा है पांडास को और पांडास का एक फंक्शन है डेटा फ्रेम, उसको लिखा हमने। डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट होता है ये हम सब जानते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो वीडियो नंबर 1 डेटा फ्रेम का ज़रूर देखें। वीडियो नंबर 1 में तो सीरीज़ डिस्कस हुआ था, वीडियो नंबर 2 देखिएगा आप, वहाँ डेटा फ्रेम को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहाँ हमने डिक्शनरी की हेल्प से एक डेटा फ्रेम को क्रिएट किया है। डिक्शनरी को हमने कर्ली ब्रैकेट साइन के अंदर स्टार्ट किया है, नेम लिखा है। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिखा, हमने लिखा नेम क्या है, की, ठीक है। और की के रिगार्डिंग वैल्यूज़ दे दी हमने, आरब, तमन्ना, सूरज, 3 नेम दे दिए। और यहाँ तीनों नेम डिफरेंट हैं, क्लियर है। फिर हमने एक और की ली, इस बार की का नेम लिया क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग जो हमने वैल्यूज़ दी। देखिए, जब हम डिक्शनरी लेते हैं तो डिक्शनरी में हमेशा की वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है, तो हमेशा की वैल्यू का कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पर हमने लिया क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे हमने लिया मास्टर, ग्रेजुएट और की और वैल्यू को किस साइन से सेपरेट किया जाता है, कॉलन से, क्लियर है।
मल्टीपल वैल्यूज़ लिए हैं इसलिए हमने लिस्ट की फॉर्म में वैल्यूज़ को लिया है। यहाँ पर स्ट्रिंग को की लिया है इसलिए सिंगल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग को लिखा है। फिर हमने एज एज ए की ली और इसकी भी मल्टीपल वैल्यूज़ दी 27, 23 और 21। और फिर हमने डेटा फ्रेम को प्रिंट करा के देखा कि हमारे पास है क्या डेटा फ्रेम, क्योंकि पहले बहुत ज़रूरी है डेटा फ्रेम को देख के समझ जाइएगा पहले कि हमारे पास डेटा फ्रेम क्या है। पिवोटिंग के कॉन्सेप्ट को तो हम बाद में समझेंगे, पहले डेटा फ्रेम को देख लेते हैं। अब ये हमारे पास डेटा फ्रेम है, क्लियर है। अब इसमें आपको ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि आपने नेम सर पहले लिया था, क्वालिफिकेशन उसके बाद में, और एज सबसे लास्ट में ली थी, जबकि एज सबसे पहले शो हो रही है। तो देखिए आंसर ये है इसका, हमने ये जो डेटा फ्रेम बनाया, हमने डेटा फ्रेम किसकी हेल्प से बनाया, डिक्शनरी। और डिक्शनरी कैसा डेटा टाइप है, अनऑर्डर्ड। तो जिसके एलिमेंट होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं। तो जो जिस ऑर्डर में आपने लिया है ना वो कंप्यूटर के लिए कोई मायने नहीं रखता, पाइथन में कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इसका अनऑर्डर्ड है। इसमें जो आइडेंटिफिकेशन है वैल्यूज़ की वो की के थ्रू हो रही है, तो आपका ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। की के थ्रू डेटा की आइडेंटिफिकेशन हो रही है यहाँ पर, इसलिए ये हो सकता है कि जो आपने ऑर्डर दिया है डेटा का कॉलम का वो आपका एक्सेप्टेबल ना हो किसी और फॉर्म में। एक्सेप्टेबल तो होगा लेकिन उस फॉर्म में शो नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होगी, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जो कीज़ होती हैं डेटा फ्रेम की, जो कीज़ होती है सॉरी डिक्शनरी की, जो कीज़ होती हैं डिक्शनरी की, जब हम उसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो वो की वर्क करती हैं एज ए कॉलम नेम ऑफ द डेटा फ्रेम। तो वो डेटा फ्रेम का कॉलम बन जाती हैं आपकी, क्लियर। तो फर्स्ट मेथड टू प्रिंट डेटा फ्रेम यूजिंग पिवोट फंक्शन। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको करना है पिवोट फंक्शन का यूज़। तो अभी तो हमने डेटा फ्रेम ही बनाया था, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, पिवोट की तो बात ही नहीं हुई थी। तो पहले हमने एक मैसेज पास कर दिया। स्लैश एन का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो याद रखिए, न्यू लाइन के लिए स्लैश एन लिखते हैं हम। तो लाइन चेंज करना है तो स्लैश एन लिख दीजिए, ठीक है। और हमने स्टार्टिंग में स्लैश एन लिखा और बाद में भी एक स्लैश एन लिखा। सो हमने एक मैसेज प्रिंट करा दिया यहाँ पर। और स्लैश एन का मतलब मैं आपको ये बता रहा था कि स्लैश एन का मीनिंग होता है लाइन चेंज करने के लिए, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। तो अभी आपने एक स्टार्ट में स्लैश एन दिया, एक स्लैश एन बाद में। प्रिंट स्टेटमेंट जब हम देते हैं तो हम जो स्ट्रिंग लिखते हैं उस स्ट्रिंग के अंदर अगर हम इसे एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। तो स्लैश एन और भी होते हैं लेकिन स्लैश एन उसमें से एक बहुत पॉपुलर एस्केप सीक्वेंस है, जिसका मतलब नेक्स्ट लाइन पर आपको कर्सर को ले जाना होता है। तो आपने एक लाइन को पहले और एक लाइन को बाद में गैप दे दिया आपने, और ये इसलिए ताकि थोड़ा सा प्रिंट थोड़ा सा बेहतर लगे आपका। अभी क्या करना है आपको, अब याद कीजिए ज़रा डेफिनेशन। पिवोट का क्या काम था, डेटा को समराइज़ करना। तो हमने लिखा, हमने एक वेरिएबल लिया a1 और हमने लिखा डेटा फ्रेम df, और इसको अब हम समराइज़ कर रहे हैं किस ऑर्डर में, हमने ये 3 कॉलम्स ले लिए, नेम, क्वालिफिकेशन और एज, और फिर इसके बाद प्रिंट कराया इसे। तो क्या होगा ज़रा आउटपुट देखते हैं। देखिए ये तो मैसेज था जो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अभी आपने क्या किया, अभी आपने किया, आपने इस डेटा फ्रेम पर क्वालिफ़िकेशन और एज और नेम ये 3 लिए थे आपने। तो क्या हुआ इसका, हुआ इसका ये कि इसमें आपके ये देखिए जो क्वालिफ़िकेशन है यहाँ आ जाएगी, ग्रेजुएट और मास्टर्स, और नेम आपके यहाँ आ जाएंगे, कौन कौन से, आरब, सूरज और तमन्ना, ठीक है। और इनकी जो एज है वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आरब, सूरज और तमन्ना, इन तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगी। तो इसमें क्या है आपका, इसमें इंफॉर्मेशन ये है कि देखिए डेटा फ्रेम में देखिए सबसे पहले आप आरब की बात करते हैं तो आरब की एज कितनी है 27, और आरब की क्वालिफ़िकेशन क्या है, मास्टर्स, ठीक। तो जब हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया तो जो मास्टर कॉलम है, ठीक है,
मास्टर अब कॉलम बन गया, पहले रो था, उसमें एज रिफ्लेक्ट होगी। बट चूंकि आरब ग्रेजुएट नहीं है तो वो एरिया मिसिंग दिखाएगा, और मिसिंग वैल्यूज़ को हम किससे शो करते हैं, NaN से। और NaN का क्या मतलब होता है, नॉट ए नंबर। ऐसी बात करते हैं सूरज की। सूरज की एज 21 है जब, और उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, सूरज की क्वालिफ़िकेशन तो ग्रेजुएट, वो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है। तो सूरज 21 ग्रेजुएट के कॉलम में दिखाएगा, मास्टर्स के कॉलम में NaN शो करेगा। ऐसी बात करते हैं तमन्ना की, तो तमन्ना की जो एज है वो 23 है, और तमन्ना ग्रेजुएट है, तो 23 वाले कॉलम में तो एज दिखाएगा, मास्टर्स वाले कॉलम में एज नहीं दिखाएगा, वहाँ NaN शो करेगा। क्लियर। तो एक तो बात ये थी। दूसरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसका सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि जब हमने इसको कन्वर्ट किया, वेट अ मिनट मैं दिखाता हूँ आपको, स्टार्टिंग में चलते हैं। यहाँ देखिए, तो हमने अभी क्या प्रिंट किया था, A1 को। तो A1 में नेम, क्वालिफिकेशन और एज दे रखी थी, ठीक है। तो नेम, क्वालिफिकेशन और एज इस तरीके से शो होगी जब आपका आउटपुट आएगा। नेम, ठीक है, इस तरीके से क्वालिफिकेशन और फिर एज। तो एज से वैल्यू फुलफिल होंगी जो लास्ट में दे रखा था कॉलम, ठीक है। एक कॉलम बन जाएगा और एक रो बन जाएगा, नेम रो, क्वालिफिकेशन कॉलम, और एज वैल्यूज़ का काम करेंगे उसके। जो वैल्यू मिसिंग होगी वहाँ NaN आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमको एक काम और करना है, सेकंड डेटा फ्रेम विच कैन नॉट बी पाइवट। तो एक डेटा फ्रेम जिसको पाइवट नहीं किया जा सकता वो क्या है, वो है आपका DF1। वेट ए मिनट, ओके, हम यहाँ थे, अभी वो पोर्शन नहीं आया, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ चल रहा था। तो अभी हमने यहाँ तक हो गया था हमारा, ठीक है, ये वाला पोर्शन हो गया। A1 को हमने प्रिंट करा दिया, नेम, क्वालिफिकेशन, एज वाला हमने देख लिया, पाइवट के बाद कैसे आया। अभी हमको क्या करना है, सेकंड मेथड टू प्रिंट डेटा फ्रेम यूजिंग पाइवट फंक्शन। अभी हमको एक सेकंड मेथड यूज़ करना है डेटा फ्रेम को पाइवट फंक्शन के थ्रू। तो हमने एक लिया इस बार A2, ठीक है। और इस बार हमने क्या काम किया कि इस बार हमने पैरामीटर्स वैल्यू दी, हमने दिया इंडेक्स, कॉलम और वैल्यू। पिछली बार भी यही हुआ था, हमने तो 3 कॉलम नेम पास कर दिए थे। जो फर्स्ट रो बना था मतलब इंडेक्स, सेकंड कॉलम बना था और थर्ड एज बना था। हमने कोई इंडेक्स, कॉलम और वैल्यूज़ को अलग से, पैरामीटर वैल्यूज़ को मेंशन नहीं किया था। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हालांकि डिफ़ॉल्ट ऑर्डर यही होता है। जैसे पिछली बार नेम क्या था, इंडेक्स। तो फर्स्ट जो सबसे पहले स्टैंड लाई कर रहा है वो क्या हो जाएगा, इंडेक्स। सेकंड था क्वालिफिकेशन, तो सेकंड जो वैल्यू होती है हमेशा वो कॉलम का काम करती है। और जो थर्ड वैल्यू होती है डेटा फ्रेम की, वो वैल्यूज़ फिलअप हो जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अगर आप इंटेंशनली करना चाहते हैं इसको, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करना चाहते, इम्प्लिसिट था और ये एक्सप्लिसिट, तो आप इंडेक्स इक्वल टू करके कॉलम का नेम लिखिए। इस केस में कॉलम का नेम है नेम, ठीक है। फिर कॉलम पैरामीटर का यूज़ करेंगे जो है क्वालिफिकेशन, और फिर वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे जो इस केस में है एज, एंड देन आफ्टर A2 को प्रिंट कर देंगे। तो ये यहाँ पर हो गया, क्लियर। आंसर देख लेते हैं पहले, क्योंकि इसका आउटपुट है थोड़ा सा लेंदी है, हर बार हम अलग अलग तरीके से चेक कर रहे हैं, तो साथ साथ देखते रहेंगे तो समझ में आता रहेगा हमको। ये देखिए, ये तो हमारा आउटपुट था जब हमने इंडेक्स और कॉलम पैरामीटर को यूज़ नहीं किया था।
लेकिन अब यूज़ किया है, लेकिन आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं है, आउटपुट अनचेंज्ड है, ये देखिए। तो इससे हमें क्या समझ में आया, क्योंकि हमने पहले नेम कॉलम को यूज़ किया तो नेम क्या बन गया हमारा, इंडेक्स। फिर हमने क्वालिफिकेशन को यूज़ किया तो क्वालिफिकेशन क्या बन गया हमारा, कॉलम। और फिर थर्ड यूज़ किया हमने एज, तो एज क्या बन गया, वैल्यू। अब जो वैल्यू मिलेंगी वो तो लिख दी जाएंगी, जो वैल्यू नहीं मिलेंगी, मिसिंग होंगी, वो एरिया NaN से फुलफ़िल हो जाएगा। NaN का मतलब क्या होता है, नॉट ए नंबर। और ये कब शो होता है, जब हमें नंबर फाइंड आउट नहीं होता, ठीक है, नंबर नहीं मिलता, एंट्री मिसिंग होती है। यहाँ पर हमने इंटेंशनली इंडेक्स, कॉलम, पैरामीटर इन सब को यूज़ किया था, तो यहाँ कोई डाउट है ही नहीं। क्लियर। तो ये तो था पाइवट टेबल के बारे में। आगे कोड देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम A1 और A2 प्रिंट करा दिया कि अब हम एक डेटा फ्रेम और बनाते हैं। पिछली बार क्या बनाया था, A1 बनाया था, क्या 8 मिनट DF बनाया था। अभी एक डेटा फ्रेम और क्रिएट कर लेते हैं, और ये क्रिएट करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमें ये दिखाना है कि ये इसको पाइवट फंक्शन इस पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये न्यू प्रोग्राम है तो इसका आउटपुट भी समझ लीजिए आप। अभी हमने यहाँ पर एक डेटा फ्रेम लिया, उसके लिए पहले पांडास को तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर न्यू प्रोग्राम है, हम ये मान के चलें वो पिछला प्रोग्राम था वो एंड हो गया, तो इसमें देखिए आप DF1, एक DF था, इसे सिंपल के लिए था। अभी हम एक नए प्रोग्राम की बारे में बात कर रहे हैं, और इसमें हमने क्या किया, पिछली बार की तरह ही हम डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे, लेकिन इस बार हमने एक चेंज ये किया कि हमने नेम की वैल्यू रिपीट कर दी। ये देखिए आर अब 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। मास्टर्स वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, ग्रेजुएट सिंगल वैल्यू है, एज डिफरेंट है। अभी हम इसको प्रिंट कराएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन जब होगा क्या, जब हम इसे पाइवट फंक्शन अप्लाई करेंगे, पाइवट फंक्शन में कैसे अप्लाई किया ये देखिए, यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, यही मेन पॉइंट है पूरे वीडियो का, इसी के लिए वीडियो बनाया गया है। हमने लिया नेम, फिर लिया क्वालिफिकेशन, और फिर लिया एज। तो नेम को क्या बनाया हमने, नेम को बनाया रो या इंडेक्स। पिछली बार क्या था, पिछली बार नेम अलग अलग थे, ये देखिए 3 अलग अलग स्टूडेंट थे ना, आरब, तमन्ना, सूरज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इस बार नेम की वैल्यू हो रही है आपकी रिपीट, ठीक है। और कॉलम है क्वालिफिकेशन और वैल्यू है एज। तो होगा क्या, जब आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, ठीक है। ये हमारा सेकंड डेटा फ्रेम है जिस पर पाइवट फंक्शन अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि वैल्यू हमारी इस फॉर्म में है। इसको हम बनाएंगे रो, और जब रो बनाएंगे तो रो में ये आरब रिपीट हो जाएगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन बन जाएगा कॉलम, और वैल्यू फुलफिल होंगी एज के थ्रू। तो यहाँ पर फिर एक एरर आएगी और आपको मैसेज शो होगा कि ये आप पाइवट फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कॉलम कॉम्बिनेशन मल्टीपल वैल्यूज़, तो मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं एक्सेप्ट की जा सकती हैं, ठीक है, क्योंकि एक रो पर एक से ज़्यादा मल्टीपल वैल्यूज़ आएंगी। वहाँ पर नेम आपका रिपीट हो रहा है आरब, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर रोल प्ले करता है हमारा पाइवट फंक्शन। तो जो काम हम पाइवट से नहीं कर सकते वो पाइवट फंक्शन से करेंगे। क्लियर। तो यहाँ एरर आएगी, वो समझ लीजिए। पाइवट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन फॉर डेटा हैविंग मल्टीपल वैल्यूज फॉर सेम रो एंड कॉलम कॉम्बिनेशन, पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन इज यूज्ड। पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन यूज़ होता है उसके लिए, अगर जैसे अभी हमने क्या देखा कि सेम वैल्यूज़ थी, तो उस केस में पिवोट फंक्शन
will return an error, while in the case of pivot underscore table it is possible, or data having multiple values for same row and column, then pivot underscore table function returns प्रॉपर आंसर। तो जो भी आंसर होगा वो रिटर्न होगा उस केस में, उसमें एरर नहीं आएगी। So pivot underscore table is also a pivoting function which, like pivot, also produces a pivoted table but in different from the pivot function in the following ways। तो ये डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस समझ लीजिए क्या क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या है, इट डज नॉट रेज एरर फॉर मल्टीपल एंट्रीज ऑफ रोज एंड कॉलम कॉम्बिनेशन। तो ये रो कॉलम कॉम्बिनेशन के लिए, मल्टीपल एंट्रीज के लिए कोई भी एरर जनरेट नहीं करता जैसा कि पिवोट फंक्शन करता था। सेकंड थिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इट एग्रीगेट द मल्टीपल एंट्रीज प्रेजेंट फॉर ए रोज कॉलम कॉम्बिनेशन। ये जो मल्टीपल एंट्रीज इसे मिलती है ना, इसको ये एग्रीगेट कर देता है। क्लियर। तो अब जो एग्रीगेशन होगा तो कैसा होगा, या तो सम होगा या मीन होगा। ठीक है, स्ट्रिंग का तो एग्रीगेट नहीं होगा, लेकिन हाँ वैल्यू का एग्रीगेट किया जा सकता है। ठीक है, वैल्यूज़ का सम निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं, और भी एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। तो चलिए देखते हैं। एक ये इसका सिंटेक्स है, अगर आपको अप्लाई करना है तो जब आप अप्लाई करें तो पांडा डॉट पिवोट अंडरस्कोर टेबल यूज़ करें, डेटा फ्रेम का नेम दें, उसके बाद वैल्यूज़ नन, इंडेक्स नन, कॉलम नन, और ए डबल एफ आएगा यहाँ पर। एक्चुअली ये ए डबल एफ गलत है यहाँ पर, या एग्रीगेट फंक्शन है, AGGFUN है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये एग्रीगेट फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो पहले हम एक सिंटैक्स को समझें, इससे पहले एक डायग्राम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि हमको समझने में आसानी हो सिंटैक्स को। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो अभी चलिए एक डायग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया, नमपाई को इंपोर्ट किया अपने प्रोग्राम में, पांडास को इंपोर्ट कर लिया और एक डेटा फ्रेम बना लिया। इस डेटा फ्रेम में की वैल्यूज़ की क्या है आपकी, P है, Q है, R है, S है और T है। तो ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है, जब भी आप इसका डेटा फ्रेम देखोगे बनने के बाद तो ये कुछ निकल के आएगा। अभी आपने क्या काम किया, आपने पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन यूज़ किया, तो आपने दिया डेटा फ्रेम का नेम। ठीक है, आपने जो वैल्यूज़ जो आपको इंसर्ट करनी है इन बिटवीन वो है S, तो S यहाँ फुलफिल होगी। फिर आपने दिया इंडेक्स, ठीक, और आपने दिया कॉलम। तो जो कॉलम की वैल्यू है वो है R लार्ज और स्मॉल, और इंडेक्स हो जाएगा P और Q। अब देखिए यहाँ पर P और Q में मल्टीपल वैल्यूज़ थी, तो उसके लिए आपको जो पैरामीटर यूज़ करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा एग्रीगेट फंक्शन। यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ का क्या होगा। तो यहाँ बता रहा है डुप्लीकेट वैल्यूज़ का सम होगा, इसलिए यहाँ लिखा है np.sum। इसलिए नंपाई को भी यूज़ किया गया है इस प्रोग्राम के अंदर। क्लियर है, तो ये कॉन्सेप्ट था इसका। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि आप वैल्यूज़, इंडेक्स और कॉलम, इसका ऑर्डर आप कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी का मतलब है ये ज़रूरी नहीं कि पहले आपको इंडेक्स लिखना है, उसके बाद कॉलम को, फिर उसके बाद वैल्यू को। यहाँ पैरामीटर को आप डिफाइन कर रहे हैं तो पहले वैल्यू को लिखें, इंडेक्स को लिखें, कॉलम को लिखें, इट डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं। हाँ, अगर यू डिफाइन नहीं करते तो फिर डिफ़ॉल्ट ऑर्डर जो होता है वो इंडेक्स, कॉलम और वैल्यूज़ का होता है। इसको याद रखिएगा आप। जो मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मल्टीपल वैल्यूज़ मिलती हैं रोज़ में किसी कॉलम के अगेंस्ट, तो वहाँ पर पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन कोई एरर शो नहीं करता। हाँ, इतना ज़रूर है कि वहाँ पर हमको एक एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन एज ए पैरामीटर वैल्यू यूज़ किया गया है। और यहाँ पर कौन सा एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया हमने, सम यूज़ किया है यहाँ पर। क्लियर है, इसमें देखिए आप, ये हो गया आपका। तो ये था आज का वीडियो।
इस वीडियो को हम इस क्लास को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कॉन्सेप्ट, अभी इसको समझेंगे थोड़ा सा और इसको एग्जीक्यूट भी करा के देखेंगे, ताकि थोड़ा सा और आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट भी करके देखेंगे। तो नेक्स्ट सेशन हमारा लैब का रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।